RSCIT के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम हो गया फिर भी देखें, अर्थात RSCIT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके RSCIT एग्ज़ाम में ही नहीं बाकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगे। तो ये है आपका RSCIT का अंतिम बार, बाकी सब बेकार, क्योंकि ये है टॉप क्वेश्चन जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे और आपकी ज़िंदगी में भी काम आएंगे, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए। तो हम इसे कहेंगे RSCIT का अंतिम बार, बाकी सब बेकार। और ये है आपका वीडियो नंबर 13, सिंपल और बेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। अर्थात MS एक्सेल 2010 में 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का अगर औसत निकालना है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा या अप्लाई होगा। ए मैक्स, बी विन, सी एवरेज या डी सम। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी एवरेज, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत या किसी भी रिकॉर्ड का औसत निकालने के जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका एवरेज। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, वो है फॉर्मूला बार। अगर आप वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मूला बार का प्रयोग करके डेटा को एडिट और इंटर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है फॉर्मूला बार। CD और DVD को क्रॉस लगाने से, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है कि CD और DVD को अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो क्या होगा। जो आपकी CD और DVD है अगर उसमें स्क्रैच लगा दिए गए तो क्या होता है, तो इससे होगा क्या कि उसकी रीड और राइट करने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। क्या होगा, रीड और राइट की क्षमता प्रभावित हो जाती है CD DVD में क्रॉस लगाने से। इसके अलावा मैंने आपको कितनी बार बताया कि CD और DVD का फुल फॉर्म क्या है। अब आपको कमेंट में बताना है CD और DVD का फुल फॉर्म। तो देखते हैं कितने बच्चे जीनियर्स हैं जो कि इसका जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है, जैसे डिसॉल्व, फ्लाइंग और लेजर टेक्स्ट, या डी उपरोक्त सभी। तो हम MS पावरपॉइंट में डिसॉल्व का प्रयोग कर सकते हैं एनिमेशन के रूप में, और फ्लाइंग का भी कर सकते हैं और लेजर टेक्स्ट का भी कर सकते हैं। अर्थात ए ऑप्शन डिसॉल्व, बी फ्लाइंग और सी लेजर टेक्स्ट, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में हम टेक्स्ट पर एनिमेशन के रूप में डिसॉल्व, फ्लाइंग और लेजर टेक्स्ट तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि टर्म HDMI में HD क्या है। अर्थात आपको बताना है कि HDMI में HD का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हाई डेफिनेशन, क्योंकि HDMI में HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन और MI का मतलब होगा मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो HDMI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि HDMI में HD क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य के लिए सक्षम बनाता है। अर्थात ये सभी कार्य आप किससे कर सकते हैं, इंटरनेट से, बी कंप्यूटर से, सी वर्ड से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए इंटरनेट से, क्योंकि ये सभी कार्य हम कहाँ इंटरनेट से कर सकते हैं। समाचार पढ़ सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, अनुसंधान का मतलब रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए या और किसी चीज़ के लिए। इसके अलावा हम छुट्टियाँ बुक कर सकते हैं, किसी भी होटल में कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से। सीखने का मतलब हम लर्न कर सकते हैं, जैसे आप अभी सीख रहे हैं इंटरनेट से। बैंक और अन्य कार्य, जैसे बैंक के कार्य भी कर सकते हैं और दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। तो ये सब कार्य कौन कराएगा, आपका इंटरनेट। आपको बताना है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। अगर किसी को पता है तो बताइए, कमेंट करके बताएं कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट का भी एक फुल फॉर्म है। किसी को पता है क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं। इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं रो और कॉलम। क्या है, फ्रीजिंग पेन की मदद से हम रो और कॉलम को लॉक कर सकते हैं। ये आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम स्प्लिटिंग या फिर फ्रीजिंग पेन लिखा। तो फ्रीजिंग पेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट दृश्य जो कि आपकी केवल कन्फ्यूजन हो गया। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट अर्थात शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है,
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू, क्योंकि आउटलाइन व्यू केवल शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है, अर्थात टेक्स्ट के जो शीर्षक होते हैं उसको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है ट्रस्ट सील, एक सिक्योर सील या ए बी दोनों, टी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है वो है ट्रस्ट सील, क्योंकि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है विश्वास, और विश्वास का प्रतीक हो जाएगा ट्रस्ट सील वेबसाइट पर। अगला क्वेश्चन है कि उस पीसी प्रोडक्टिविटी होता है टूल को कहते हैं जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, अर्थात जहाँ पे रो और कॉलम का नाम आएगा वहाँ पे आपका स्प्रेडशीट या एक्सेल होगा। क्या होगा, स्प्रेडशीट या एक्सेल। अगर यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन दे तो एक्सेल होगा, और स्प्रेडशीट होगा तो स्प्रेडशीट होगा, क्योंकि जहाँ पे रो और कॉलम आ गया वहाँ पे स्प्रेडशीट है। ये एक आसान तरीका है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का। MS एक्सेल में डाटा शॉर्टिंग ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है, तो ये होम टैब में होता है, क्योंकि MS एक्सेल में जो डाटा शॉर्टिंग ऑप्शन है वो आपका किस में होगा, होम में होगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को ऐड करने की संक्षिप्त कुंजी क्या है, अर्थात पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो है आपकी Ctrl+K। क्या है आपकी Ctrl+K। इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। और जिनको नहीं पता हाइपरलिंक क्या है, तो ये हमें किसी भी वेब पेज से या किसी भी वेबसाइट से सीधा लिंक कराने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करता है, या फिर कंप्यूटर में हमें वायरस से कौन बचाता है, तो वो बचाता है एंटीवायरस। और इसको स्कैन कौन करेगा, तो ये एंटीवायरस के लिए स्कैन करना तो वो एंटीवायरस के लिए स्कैन कर सकते हैं, और ये हमें फालतू के सॉफ्टवेयर या फालतू की फाइलों से बचाता है, वो होता है एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई लोगो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए, इस हेतु आप उस लोगो को इंसर्ट करेंगे, अर्थात आप कोई भी लोगो बनाना चाहते हैं जो कि आपकी पावर पॉइंट की सभी स्लाइडों में है, तो वो हम कहाँ पर इंसर्ट करेंगे या फिर कहाँ पर लगाएंगे, तो वो हम लगाएंगे सी ऑप्शन पे, वो है मास्टर, स्लाइड मास्टर पर, क्योंकि जो भी लोगो हम स्लाइड मास्टर पर लगाएंगे वो आपकी सभी स्लाइड की, पावर पॉइंट की जो भी सभी स्लाइड होती हैं उन सभी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सिंपल आंसर है, आपको भी पता होगा, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, अर्थात प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए करते हैं। तो सिंपल आंसर है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का प्रयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो हम इंटरनेट से तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, वो कोई भी विंडो हो। इसके अलावा विंडोज़ 10 में हम विंडोज़ स्टोर से भी कर सकते हैं, CD, DVD या पेन ड्राइव, तीनों से ही हम विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है किस से नहीं कर सकते, तो इन सभी से तो कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब बचाए वर्ड फाइल का प्रयोग करके, तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि विंडोज़ 10 में हम वर्ड फाइल का प्रयोग करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का प्रयोग कर। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है स्लाइड। सिंपल आंसर है, क्या यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन। चार्ट तो हो ही नहीं सकता, टेकल नहीं हो सकता और पिक्चर नहीं होता। एक सिंपल तरीका है ये समझने का, प्रेजेंटेशन किससे जुड़ा होगा, स्लाइड से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्लाइड। तो इतना सिंपल है RSCET एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर मैंने पहले ही दिया है पिछली वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा ये आपकी गलती है, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से विंडोज़ यूज़र अकाउंट का प्रकार है स्टैंडर्ड, एडमिनिस्टर, C, A और B दोनों, या D इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके विंडोज़ में 2 प्रकार के यूज़र अकाउंट होंगे, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा एडमिनिस्टर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से विंडोज़ यूज़र अकाउंट है, तो स्टैंडर्ड भी होता है और एडमिनिस्टर भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन A और B दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन के बॉटम पर स्थित खाली स्थान टैब पर प्रदर्शित बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका D, स्टेटस बार। कौन सा बार, बार नहीं है, बार है, यहाँ पे गलत लिखा है। तो स्टेटस बार पर क्लिक करके हम स्क्रीन के बॉटम पर स्थित स्टेटस बार पर या टैब पर क्लिक करके हम ये प्रेजेंटेशन के व्यू को बदल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है मेलवेयर। ऑप्शन ए, ये आपको सिंपल पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेलवेयर क्या होता है? हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा एक ISO मानक है? ISO का फुल फॉर्म बताओ। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, अब तो आपको याद होगा। और मैंने ये भी बताया था कि कौन सा ISO मान्य होता है, तो वो है आपका ISO 27001। कौन सा? ISO 27001। और आपको बताना है कि ISO का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फाइल प्रारूप MS पावरपॉइंट 2010 के लिए एक पावरपॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? अर्थात हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हम कौन से फाइल को जोड़ सकते हैं, जैसे कि JPG, GIF, WAV या D उपरोक्त सभी। तो हम MS पावरपॉइंट 2010 में JPG को तो जोड़ सकते हैं और GIF को भी जोड़ सकते हैं और .wav को भी जोड़ सकते हैं। अर्थात तीनों ही फाइल फॉर्मेट को हम MS पावरपॉइंट 2010 में जोड़ सकते हैं। अर्थात ऑप्शन ए है JPG को भी, B GIF को भी और C WAV को भी। इस प्रकार तीनों को ही जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन RSCT एग्जाम में जरूर आते हैं। निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? आपको इंस्टॉल नहीं करना, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला सेटिंग्स ऐप एंड सर्विस, इससे भी हम विंडोज़ 10 में किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऐप्स आ जाएंगे और वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बी कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपको प्रोग्राम में जाना है, फिर प्रोग्राम एंड फीचर, तो इसमें जाकर भी हम किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है सी टास्क बार, तो ऐसा हम टास्क बार से नहीं कर सकते, टास्क बार में हम व्यू देख सकते हैं। डी ए और बी दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि हम दोनों ही तरीके से विंडोज़ 10 में किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आ गए आपके NEW न्यू सिलेबस का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ए वायरस, बी ट्रोजन हॉर्स, सी ई-कॉमर्स या फिर डी डिनाइल ऑफ सर्विस अर्थात DOS। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है। वायरस तो है आपका, ट्रोजन हॉर्स भी है और ई-कॉमर्स नहीं है और डी डिनाइल ऑफ सर्विस अर्थात DOS भी साइबर खतरा है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो जो भी साइबर खतरे हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं। वायरस साइबर खतरा है, ट्रोजन हॉर्स भी है तो इसलिए भी गलत करते थे, और ये भी है। अब क्वेश्चन में बचा गया है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है, तो ई-कॉमर्स आपका क्या है, साइबर खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये वेबसाइट होती है जहाँ पर हम कोई भी सामान खरीद बेच सकते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से अपने टीवी पर सूचना स्ट्रीम करने के लिए आप उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे गूगल क्रोमकास्ट या फिर गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल ड्राइव या फिर डी गूगल जीमेल। तो आपको बताना है किसका प्रयोग करते हैं। आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ। हम ड्राइव का प्रयोग कुछ भी फाइलें सेव करने के लिए करते, तो इसमें टीवी स्ट्रीम की तो कोई बात ही नहीं आती। जीमेल में हम ईमेल का काम करते तो ये भी नहीं हो सकता। प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, अब आपका ऑप्शन कौन सा बचा है, तो वो है आपका केवल गूगल क्रोमकास्ट, क्योंकि कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से अपने टीवी पर सूचना स्ट्रीम करने के लिए हम गूगल क्रोमकास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है गूगल क्रोमकास्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड शो को कैसे चलाना है? इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स खालिस्तान टैब में होते हैं। अर्थात स्लाइड शो को कैसे चलाना है और इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स किस टैब में होते हैं, तो वो आपके जिस टैब में होते हैं उसका नाम है स्लाइड शो, क्योंकि स्लाइड शो टैब में ही स्लाइड को चलाने वाले टूल्स होंगे। स्लाइड शो अर्थात स्लाइड शो कैसे चलाना है, वो स्लाइड शो टैब में ही होंगे। इसका आंसर यहाँ पे है कि स्लाइड शो टैब में, तो स्लाइड शो सिंपल आंसर है। खालिस्तान प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः ही गणना का कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाएगा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः ही गणना का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए फंक्शन। ये क्या है, प्री डिफाइंड फार्मूला। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, ताकि हम उसे अगले वीडियो में रखें, और क्या बुरा लगा और क्या हम वीडियो में जोड़ सकते हैं जो आपके लिए और आसान हो RSCT के क्वेश्चन समझने के लिए। बाकी आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान रखें। बाकी बाय।